किरण ने अपनी बाहों का हार मेरे गले में डाला हुआ था। इसका सांस दो अंकनी जैसा चल रहा था। इसे कुछ मोहलत देकर फिर शुरू हो गया और अब की बार मैंने इसकी तसल्ली करवा दी। आधे घंटे बाद जब नॉर्मल हुई तो मैं नहाने चला गया। मैं नहा कर निकला तो किरण उठी। वो कुछ थकी थकी लग रही थी। दोस्तों, चैनल पर आज से एक बहुत ही मज़े का नावल शुरू किया जा रहा है। नावल की एपिसोड रोज़ाना चैनल पर अपलोड होगी, इसलिए सब दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस नावल की एपिसोड आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया। चलते हैं पहली एपिसोड की तरफ। सुबह सुबह कैनाल रोड पर बड़ा रश होता है क्योंकि कई कॉलेज इस तरफ हैं, खासकर पंजाब यूनिवर्सिटी और दफ्तरों को जाने वाले, कुछ इस तरफ से एयरपोर्ट जाने वाले। मेरी नज़रें बैक मिरर पर थीं। एक 125 बड़ी खतरनाक ड्राइविंग करता हुआ गाड़ियों को बाईं तरफ से ओवरटेक कर रहा था। मैं भी बाईं कतार में आ गया। जैसे ही इसने मुझे क्रॉस करना चाहा, मैंने गाड़ी थोड़ी नीचे उतार दी। इसे मजबूरना बाइक आहिस्ता करनी पड़ी। इस रश में गाड़ी के सामने बाइक के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं इसे आगे नहीं निकलने दिया। बास, मैंने आपकी कार देख ली। कामी की पुरजोश आवाज़ आई। कामी, तुम आगे निकल जाओ। ओके बास। कामी मुझे देखकर पुरजोश हो गया था और कुछ लम्हों में शूं करके मेरी दाएं तरफ से गाड़ियों के दरमियान से खतरनाक तरीके से निकलकर बाईं तरफ से क्रॉसिंग करने लगा। बाईं तरफ ओवरटेक खतरनाक होता है मगर कामयाब होता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 125 ने भी कामी की तरह निकलना चाहा। जब वो मेरी कार के दरमियान में आया तो मैंने कार को हल्का सा बाईं तरफ किया। वो फंस गया और कुछ देर बाद इसे बाईं कतार में जाना पड़ा। यही मैं चाहता था। इसके आगे पीछे गाड़ियां थीं। इसके इंतहाई बाईं तरफ फुटपाथ था और फुटपाथ के साथ नहर थी और उधर मेरी गाड़ी। वो बाईं कतार में फंस चुके थे। नई बाइक को इसने हवाई जहाज बना रखा था। अब मैंने लड़की की तरफ देखा। वो गुस्से से मेरी तरफ ही देख रही थी। उफ खुदाया! इसकी गहरी नीली आंखें और उन आंखों में नीला समंदर, और इस नीले समंदर के नीलगो पानियों में दिल करता था अभी छलांग लगा दूं। इसने सफ़ेद चादर से निकाब किया हुआ था, बल्कि पूरा जिस्म पर चादर इस तरह थी कि इसके जिस्मानी खतूत का कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 23 साल की लगती थी। लड़के ने हेलमेट पहना हुआ था। इस दौरान लड़के ने 2 बार किक मार के निकलना चाहा, मगर मैंने इसकी चाल नाकाम बना दी। इसे मेरी भोंडी का अंदाज़ा हो चुका था। वो तो पहले ही बड़े गुस्से में था। इसी कश्मकश में 2-3 कॉलेज पीछे रह गए। मुझे उनकी मंजिल का अंदाज़ा हो गया तो मैंने कार आगे निकालने में देर नहीं लगाई। कामी, तुम बाहर ही रहना। कॉल बंद करने से पहले मैंने इसे हिदायत की। फिर मैं किरण को कॉल करने लगा। बड़े घर की बिगड़ी हुई किरण अपना काम बखूबी समझती थी। किरण पेड़ नहीं गिनती थी। इसे आम खाने से मतलब था। कुछ ही देर में मैं तेज़ रफ्तारी से गाड़ी पंजाब यूनिवर्सिटी में ले गया। गाड़ी पार्क करके मैं कैंटीन की तरफ चल पड़ा। 125 बाइक वाला लड़का सीधा जमीयत के लड़कों के पास गया। वो उन्हें मेरे बारे में ही बता रहा होगा, मगर जैसे ही अरसलान ने मुझे देखा तो झलाहट में इसे ही एक जेन पर रसीद कर दिया। अरसलान पहले ही ऊपर से मेरी वजह से झाड़ियाँ खा चुका था। अरसलान की मुल्तजी आंखें मुझे कुछ कह रही थीं। मैंने सर हिला दिया। मैंने बाइक वाले लड़के को वापस जाते हुए देखा। लगता है वो नीली आंखों को सिर्फ छोड़ने आया था। मैं इस वक्त नीली आंखों के शहर में खोया हुआ था और मेरा किसी से बात करने का भी मूड नहीं था, इसलिए कैंटीन में जाकर बैठ गया। ओ शहजादा सादे लाहौर दी, एक खुशामदी आवाज़ ने मुझे ख्यालों से बाहर खींच लिया। वो असलम था। मेरी सरकार, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं आपने, इसकी खुशामद जारी थी। और असलम, कैसे हो? मुझे इससे बात करनी ही पड़ी। मैं ठीक जनाब, ऐसे करो 2 कोल्ड ड्रिंक भेज दो, मगर आज पहले अच्छा सा नाश्ता करवाओ। ओ मेरे शहजादे, सारी कैंटीन ही तुम्हारी है। अभी मैं नाश्ता भेजता हूँ अपने शहजादे के लिए। असलम चला गया और मैं फिर ख्यालों में खो गया। 4 साल पहले मेरे अंदर नीली आंखों की तलब ज़्यादा जोर मारने लगी, लेकिन सिर्फ नाम के सहारे इसे तूनना भूसे के खेर में सुई तूनने के मुतरादिफ था। मैंने अपनी सी कोशिश की मगर बात ना बनी। मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसका काम ही आवारागर्दी हो। फिर मुझे कामी मिला। आंटियों से अपने खर्चे निकालता था। मैं इससे मिलता रहा, इसे परखता रहा। वो मुझसे बहुत मुतासिर था। एक दिन पूछने लगा, बास, कोई ऐसी लड़की भी हो जिसे अब पा ना सके हूँ? हाँ, एक है। कौन है वो बास? इसने हैरानगी से पूछा। इसका नाम मारूख है। कहाँ रहती है वो? इसका तजस्सुस बढ़ने लगा। पता नहीं कहाँ होगी। इस नीली आंखों वाली को आखिरी बार देखा था तो वो 13 साल की थी और मैं 16 साल का था। अब तो वो 23 साल की हो गई होगी। इसके बाप का नाम और काम? कामी के सवाल जारी थे। शौकत खान, कंपनी में काम करता था। कुछ और इसके बारे में जानते हैं आप? कामी ने फिर सवाल किया।
बस यही कुछ जानता हूँ। हाँ, इसकी माँ का नाम नगीना था। नगीना के नाम से ही मेरे मुंह का जायका जैसे कड़वा हो गया। और कुछ उनके बारे में? कामी ने पूछा। दोनों मियाँ बीवी पैदाइशी लावरी हैं और पठान खानदान से हैं। वो आपको कहाँ मिली थी? वो किराए के मकान में रहते थे। इसका पुराना एड्रेस बताकर मैं कामी को पर ख्याल नज़रों से देखने लगा। इसी काम के लिए मैं इसे अपनी मसरूफियात से वक्त देता था। बास, मैं लाहौर को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानता हूँ। हर गिल्ली से मैं गुजरा हूँ, हर गर्ल्स कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का मुझे पता है। बास, मैं इसे ढूंढेगा आपके लिए। कामी मुझे इम्प्रेस करना चाहता था। अच्छा, सोच लो, ये कोई आसान काम नहीं है। 1 साल भी लग सकता है। मैंने इससे पक्का किया। 2 साल भी लग जाए तो परवाह नहीं है, इसने जोश से कहा। मैंने इसे एक पुरानी हंडा 70 ले दी। जेब खर्च भी कभी कभार दे देता। फिर जब मुझे तसल्ली हो गई कि वो संजीदगी से तलाश कर रहा है, तो इसका जेब खर्च मुस्तकिल कर दिया। 684 मील पर फैला हुआ लाहौर कई शहरों जैसा एक शहर था। इस वक्त 2010 में इसकी आबादी 10 करोड़ के लगभग थी। बिलाशुबा कामी को एक मुश्किल मिशन दिया था, लेकिन वो इसके लिए मौजू तरीन था। तूनते कूनते 2012 आ गया, लेकिन कामी का जोश कम नहीं था। मैं प्रिंस जो था, इसके जोश को तेज करने के लिए 2011 में कामी ने अपनी तवज्जो हायर सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पर मबजूल कर दी थी। ये इसका पसंदीदा काम भी था। इस तलाश से अब फिर एक नीली आंखों वाली मिली थी। काफ़ी देर हो गई थी, किरण अभी तक नहीं आई थी। मैं इस दौरान नाश्ता कर चुका था। उधर 2 कोल्ड ड्रिंक आई, उधर किरण आ गई। मैं इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। बताती हूँ, पहले कोल्ड ड्रिंक तो पीने दो। बड़े दिनों बाद तुम हाथ आए हो, वो भी सुबह सुबह। जनाब की सुबह तो 1-2 बजे से पहले नहीं होती। किरण यही समझ रही थी कि मैं आम हालात की तरह किसी का पीछा करता हुआ आया था। अच्छा अच्छा, बताती हूँ। मेरे चेहरे के बदलते तासुरात देखकर वो बेसाख्ता बोली। इसका नाम मारूख है। मेरे खून की गर्दिश एकदम तेज हो गई। मैं इंग्लिश के फाइनल ईयर में है, पठान फैमिली से है। बाप का नाम शौकत खान है। ये इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर है। किरण ने नोटिस से फाला हुआ कागज़ का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। हर वक्त निकाब में रहती है, बल्कि चादर को ऐसे लपेटती है कि इसका कुछ पता नहीं चलता। काफ़ी नकचड़ी है। कुछ लड़के इसकी तरफ बढ़े, मगर जब से इसने एक लड़के को थप्पड़ मारे हैं, तब से कोई लड़का इसकी तरफ नहीं बढ़ता। पता नहीं खुद को क्या समझती है। बड़ी आई मलिका हसन कहीं की। किरण निस्वानी जलापे से बोली तो मैं समझ गया कि मारूख का हसन देखने की चीज़ होगा। और एक ख़ास बात, अपनी मम्मा से इसकी जान जाती है। बहुत डरती है इससे। इसकी मम्मा का नाम क्या है? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। शायद नगीना, बता रही थी इसकी दोस्त। तो नगीना, मैं तुम तक पहुंच ही गया, मैंने दिल में कहा। किरण मेरी हालत से बेखबर कहे जा रही थी। पता है अभी वो अपनी दोस्तों से क्या बात कर रही थी। किसी बिगड़े हुए अमीरजादे ने आज इसका पीछा किया और उन्हें बड़ा तंग किया। हम दोनों मुस्कुराने लगे। आज जिसके साथ मारूख आई थी वो कौन था? इसके पास नई 125 बाइक है और इसे हवाई जहाज समझता है। शायद तुमने इसे देखा हो। जाहिर है, पीछे लड़की बैठी हो और बाइक नई हो तो हवा में ही उड़ना है। वैसे इसका कोई कजिन है। अपनी दोस्तों से यही बातें कर रही थी कि आज कजिन के साथ आने की गलती कर ली। आइंदा यूनिवर्सिटी की बस में ही आएगी। इस दौरान मैं कामी को मारूख का एड्रेस मैसेज कर चुका था। साथ ही इसे हिदायत की कि होशियारी से इसकी पूरी मालूमात लेकर शाम को फ्लैट पर आ जाए। तो अब का काम हो गया, अब चलें फ्लैट पर, किरण ने बड़े नद्यदे पिन से कहा। किरण को बुलाया था तो मुझे अंदाज़ा था कि पेड़ नहीं गिनती, पर आम ज़रूर खाएगी। जब मैं अपनी कार में बैठा तो किरण ने फ्रंट डोर खोलने का इशारा किया। क्या बात है, ले आओ अपनी कार, मैंने शीशा नीचे करते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी साथ जाऊंगी, तुम्हारा कोई एतबार नहीं है। मलना तो दूर की बात, काल तक रिसीव नहीं करते जनाब प्रिंस साहिब। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी, मुझे इसे बिठाना ही पड़ा। आखिरी लम्हे भी तुम बाज नहीं आए, किरण ने रूठे अंदाज में कहा। नहीं यार, मैं तुम्हें फीस दिए बगैर गायब नहीं होना था। मेरी फीस वाली बात पर किरण की हंसी निकल गई। शुक्र करो निदा और अफशा को नहीं बताया मैंने, नहीं तो फीस 3 गन्ना हो जानी थी। बातें करते हम फ्लैट पर पहुंच गए। फ्लैट में दाखिल होते ही किरण पागलों की तरह मुझसे लिपट गई। किरण का अंदाज ऐसा था जैसे भूखे को कई दिन बाद खाना मिला हो। ओ प्रिंस, तुम बहुत जालिम हो, काश तुम्हें किसी तरह बांध सकती। किरण शिद्दत से पागल हो रही थी। किरण 24 साल की मस्त जवानी थी, खूबसूरत गोलाई नुमा चेहरा, गोरी रंगत और स्मार्ट जिस्म जो अब उंगारा बना हुआ था। हम फ्लैट के दरवाजे के साथ ही अभी तक खड़े थे। किरण ने अपनी बाहों का हार मेरे गले में डाला हुआ था। इसका सांस 2 अंकनी जैसा चल रहा था।
इसे कुछ मोहलत दी कि फिर मैं शुरू हो गया और अब की बार मैंने इसकी तसल्ली करवा दी। आधे घंटे बाद जिस्म नॉर्मल हो गया तो मैं नहाने चला गया। मैं नहा कर निकला तो किरण उठी। वो कुछ थकी थकी लग रही थी। मैंने इसे एक ठंडी बियर दी और एक खुद पीने लगा। इससे वो कुछ बेहतर महसूस करने लगी और कपड़े पहनकर चली गई। जब से मारूख का पता चला था मेरे दिल में उथल पथल हो रही थी। अगर किरण की जगह कोई और होती तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं देना था, लेकिन किरण मेरे बहुत काम आती थी। यूनिवर्सिटी में वो मेरी आंखों का काम करती थी, सो इसे ग़िज़ा देनी ज़रूरी थी। अब मेरे दिल में बहुत से ख़यालात आने शुरू हो गए। माजी की यादें मुझे पूरी शिद्दत से सताने लगे। जो बातें पहले धीमी आंच पर सताती थीं, आज वो एकदम शोला सी बनने लगे। दिल तो यही कर रहा था कि अभी जाऊं और नगीना के सामने इसकी मारूख को चीर फाड़ दूं। मैंने एक और बियर निकाली और चसकियों में पीने लगा। बरहम मिजाज को ठंडा करने लगा, मगर माजी मेरे सामने किसी फिल्म की तरह चलता रहा। ये ले अम्मा, तेरा पोता आ गया, तो पोता पोता करती थी ना, अब इसे संभाल। मेरे वालिद के दोस्त शौकत खान ने मुझे अपनी माँ को थमाते हुए कहा। शौकत खान की वालिदा जैसे मेरे बारे में सब जानती थी। मैं इस वक्त 12 साल का था और गम से निढाल था। अभी परसों ही तो मेरे वालिद साहिब की फैक्ट्री में काम करते हुए वफात हो गई थी। माँ तो मेरे पैदा होते ही इस दुनिया से चली गई थी। अब इस दुनिया के सहरा में अकेला था, मगर नहीं, किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। खुदा ने पिला पिलाया बेटा दे दिया, इसका जितना शुक्र करो कम है, शौकत खान की वालिदा ने मुझे अपने साथ लगाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही इसने मुझे अपने साथ लगाया, इसे जैसे झटका लगा। वो मुझे गौर से देखने लगी, फिर उनके चेहरे पर नूरानियत उभर आई और उन्होंने मुझे अपने साथ लगाकर मेरा सर चूम लिया। मुझे लगा जैसे मैं सहरा से किसी नखलिस्तान में आ गया हूँ। कोई करीबी रिश्तेदार तो था नहीं और दूर वाले पास आना नहीं चाहते थे। मकान किराए का था। मालिक मकान ने कुलखानी होते ही शौकत खान से बात की और जो थोड़ा सामान था वो लिया और यूं मैं इसका बेटा बनकर इसके घर आ गया। ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि फैक्ट्री में वालिद साहिब की हादसाती वफात की वजह से शौकत खान ने फ़िक्री मालिकान से मुझे आगे करके अच्छा खासा पैसा बटोर लिया था। एक बार तो इससे मुझे अपने घर लाना ही था। मुझे शौकत खान की वालिदा की शक्ल में दादी मिल गई। दादी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे माँ की कमी भी भूल गई। घर का एक और फर्द भी था, वो थी मारूख, जिसकी उम्र इस वक्त 9 साल थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, नीली आंखें, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह थी। मैंने इसके साथ कई बार खेलना चाहा, मगर वो मुझसे दूर रहती थी। शायद अभी इसने मुझे कबूल नहीं किया था। मैंने इसकी हर चीज़ जो आधी बांट ली थी, खास कर दादी तो पूरी ही ले ली थी। दादी, अब अपनी ये लाठी अब रख दे, मैं अब की लाठी हूँ। मैं अक्सर दादी से ना सिर्फ कहता, बल्कि हर वक्त उनकी खिदमत में हाजिर भी रहता। दादी भी अब हर काम के लिए मुझे ही कहती थीं। नगीना भी प्यार कर लेती थी, किसी वक्त बाहर लड़कों से भी खेल लिया करती। स्कूल से आता है तो दादी की जान को चिमटा रहता है। ऐसी बातें करके नगीना मुझे गोद में बिठा लेती, मुझे चूमती, मुझे अपने साथ लिपटा लेती। मुझे इतनी तो समझ नहीं थी, मगर नगीना के प्यार में दादी वाली बात ना थी। ये तो वैसे ही थी जैसे मेरे अपने घर में हमारी गिल्ली की खाला और बाजग मुझे लिपटती थी और चूमती थीं। हर कोई यही जताता था कि बिन माँ के बच्चे का बड़ा ख्याल रखती हैं। कोई मेरा नाम नहीं लेता था, सब मुझे शहजादा कहती थीं। पता नहीं क्या बात थी, जो कोई मुझे देखती थी मुझे अपने साथ लिपटती थी। कोई ऐसी भी थी जो मुझसे बदकुत्ती थी। यहाँ भी मैं सबके लिए शहजादा था। बाहर निकलता तो कोई आवाज़ आती, इधर आना शहजादे, बात सुनना। हमसाई खाला ने आवाज़ दी, वो मुझे अंदर ले गई। कितना मासूम है, इसने मुझे गोद में ले लिया। बहुत ही प्यारा बच्चा है। दूसरी ने मेरे गाल चूम लिया। ये ले, ये खीर खा ले, इन माँ बाप का बच्चा है। इसने मुझे अपने साथ लिपटा कर भींच लिया। ऐसा ही होता था, वो बिन माँ बाप के बच्चे को प्यार करके अपने दिल को सुकून देती थीं। दादी नमाज रोज़े का बहुत ख्याल रखती थीं, हर वक्त उनकी ज़ुबान तस्बीह करती रहती थी। उनके चेहरे पर एक नूरानी हाला सा महसूस होता था। गिली महल्ले की औरतें उनसे मशवरे करती थीं, उनकी बड़ी इज्जत करती थीं, बल्कि उनकी पूरी बरादरी में छोटे बड़े सब उनकी मानते थे। मेरा बेटा शहजादा इधर तो आ। दादी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं उनके पास था। जी दादी। बेटा तो खेलता ही रहता है, उधर अपनी बूढ़ी दादी के पास भी बैठ जाकर। हमेशा दादी ऐसे ही कहती थी और फिर उनकी बातें शुरू हो जाती थीं। पता नहीं कहाँ के किस्से कहानियां मुझे सुनाती रहती। माँ रुख भी आकर बैठ जाती, लेकिन फिर बेजार होकर उठ जाती थी। मुझे नहीं पता था दादी मेरी तरबियत कर रही थीं, मुझे अच्छाई बुराई का फ़र्क समझा रही थीं, रिश्तों का तकद्दुस समझा रही थीं, दुनिया की ऊंच नीच समझा रही थीं।
उनकी बहुत सी बातें मेरे शऊर में और कुछ मेरे लाशूर में महफूज होती जाती थीं। माँ बाप के बगैर बच्चों के ज़हन वैसे भी जल्दी बालिग हो जाते हैं। दादी ने मुझे पालिश करके बहुत कुछ वक्त से पहले ही समझा दिया। माँ रखा, ओ माँ रखा, चल अपनी माँ के साथ काम करवा, जब देखो खेलती रहती है। जब भी मैं और मारुख खेलते, दादी की यही आवाज़ सुनने को मिलती। मैं सोचता कोई बात ज़रूर थी जो दादी को मुझ में नापसंद थी, लेकिन वो बात संभालना दादी की दानिश से बाहर थी। 3 साल पलक झपकते गुजर गए। मैं 15वें साल में दाखिल हो गया। मैट्रिक के पेपर देकर अभी फारिग हुआ था कि एक रात दादी सोई तो फिर नहीं उठी। दादी, मैं तुम्हारी साथ जाऊँगा। नहीं, मेरी दादी को ना ले जाओ। दादी, तुम कहाँ हो? दादी, मैं मर जाऊँगा। दादी। इतना मुझे अपने बाप का दुख नहीं हुआ था जितना दादी के जाने का हुआ था। चंद दिन में ही घर का माहौल बदल गया। दादी की जगह नगीना ने ले ली। एक दिन मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, नगीना, अब भगा इसको, अम्मा की वजह से बहुत दिन रह लिया इसने। खबरदार शौकत खान, अगर आइंदा ऐसी बात की तो तेरी जान निकाल लूंगी। नगीना ऐसे बोली तो मुझे यकीन हो गया कि अब नगीना की खैर नहीं है, मगर सांड जैसा शौकत खान चुपचाप बाहर निकल गया। अब नगीना मेरा ख्याल रखने लगी, मुझे चूमना चाटना, खुद से लिपटना, मुझे अच्छा खाना पीना देना। क्या हो गया है तुझे नगीने, तो इसका इतना ख्याल क्यों रखती है? शौकत खान ये सब देखता हुआ चुप ना रह सका। रखूंगी, तुझे क्या है? लड़ाई बढ़ने लगी तो नगीना ने शौकत खान को एक थप्पड़ दे मारा। मैंने कांपना शुरू कर दिया, मगर शौकत खान सांड समंदर के झाग की तरह बैठ गया। मैं हैरान रह गया, ये क्या है भाई? मारुख से नगीना भी नहीं खेलने देती थी और ना किसी हमसाई को मुझे प्यार करने देती थी। मैं अक्सर दादी की चारपाई पर लेटा रहता। तुम क्यों गुमसिम रहते हो शहजादे? नगीना ने मेरे साथ लेटते हुए मुझे खुद से लिपटा लिया। कभी कभार मैं ऐसे दादी से लिपट जाता था। ऐसे ही नगीना मेरे दिल बहला रही थी। रोज़ बरोज़ इसका लिपटना चुपटना ज्यादा होता जा रहा था, वो भी तब जब शौकत खान काम पर और मारुख स्कूल गई होती थी। एक दिन किराने की दुकान से कुछ सौदा लेने जा रहा था कि कानों में आवाज़ पड़ी, इधर आ शहजादे, दुकान पर जा रहा है ना, मुझे भी कुछ मंगवाना है। नुक्ला वाली बाजी ने मुझे बुलाया। जी बाजी, क्या मंगवाना है? मैं इसके पीछे अंदर चला गया। बाजी ने मुझे खुद से लिपटा लिया। इसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके दोपट्टे का कुछ पता नहीं था। मेरा मुंह इसके सीने में छुपा हुआ था। इसके हाथ मेरे पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। क्या कर रही हैं बाजी, क्या हो गया है आपको? मैं इसकी गैर होती हालत से घबराने लगा। कब समझेगा तो शहजादे, तेरी उम्र के लड़के तो जाने क्या कुछ करते फिरते हैं। बाजी ने मुझे बेतहाशा चूमते हुए कहा, आज तुझे सब सिखा दूंगी। मुझे जाने दो बाजी, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मुझे क्या पता था बाजी घर में अकेली है। जाने दूंगी, पर पहले जिंदगी का मजा तो लेने दे। बाजी ने मेरे हाथ अपने सीने पर रख दिए। देख, मेरा दिल कैसे धड़क रहा तेरे लिए। मैं बाजी से खुद को छड़ा कर भागा। खुद तो मर गई, पर तुझे बिगाड़ गई वो चंडाल। पीछे से बाजी चलाई। दादी का 1.25 महीना हो गया था और 2 दिन बाद 40वां रख दिया गया। दादी की याद से कुछ दिल बहला था, अब फिर गम की लपेट में आ गया। किसी तरह दिन गुजर गया। ज़हनी हालत पहले ही अबतर थी, ऊपर से सारा दिन भाग भाग कर काम करने से थकन के साथ बुखार हो गया। इतने सारे मेहमान थे, सब जा रहे थे। मारुख अपनी नानी और नाना के साथ जाने की जिद करने लगी, साथ में इसकी खाला भी थी। इस तरह वो 4 हो गए और एक मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकते थे। मजबूरी में शौकत खान सांड अपनी मोटरसाइकिल निकालकर उन्हें छोड़ने चला गया। मैं दादी के कमरे में जाकर लेट गया। नगीना मेरे कमरे में आ गई। क्या हो गया है मेरे शहजादे को? कुछ नहीं, बस थकन और बुखार है, तुम आराम करो। ये लो पीनाजोल की गोली। मुझे उठाकर नगीना ने मेरा कंधा अपने सीने पर टकाया और गोली खुला दी। अपनी गोद में मेरा सर रखकर दबाने लगी। मेरे जिस्म पर इसने रजाई डाल दी। बुखार की वजह से नगीना आज मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही थी और मेरे ऊपर निछावर हो रही थी। तो शहजादा है मेरा, वो बड़े लाड से मेरा सर दबा रही थी। थकन की वजह से इससे बैठा नहीं जा रहा था, मेरे ऊपर झुकी जा रही थी। पता नहीं कब इसकी गोद और सीने के गुदाज में मुझे नींद आ गई। जाने रात को किस पहर मेरी आँख खिल गई। हल्क प्यास से सूख रहा था, बुखार अभी भी था। मैं उठा और किचन में पानी पीने चला गया। नगीना के कमरे से मुझे अजीब सी आवाज़ें आई जो मैंने कभी पहले नहीं सुनी थी। मैं समझा शायद शौकत खान वापस आ गया है और नगीना इससे लड़ रही है। पुराने दरवाजे की दर से झांका तो मेरे तन बदन में आग लग गई। नगीना जमीन पर ऊनी गदा बिछाए लेटी थी और एक लड़का नगीना के ऊपर झुका हुआ था। उनकी आवाज़ों से मेरी दिमाग की नसें फटने लगे। मेरे अंदर दादी उठकर बैठ गई थी। मेरे दुबले पतले जिस्म में आतिश फिशा फट पड़ा। मैंने पीछे होकर पूरे जोर से दरवाजे को लात मारी।
धमाके से दरवाज़ा खिल गया। इसकी कुंडी टूट गई। इससे पहले वो दोनों कुछ समझते, मैं तेजी से लड़के पर झपटा और इसकी पसलियों में जोर से टेढ़ा मारा। लड़का उड़ता हुआ चारपाई से टकराया। जार छोटी है।